सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका प्यारा आदि भैया और आ गए हैं लेके आज फिर से एक नया और प्यारा सा लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो हमें क्या करना है इस केमिकल काइनेटिक्स के लेक्चर के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो एक केमिकल रिएक्शन जब हो रही है तो उस केमिकल रिएक्शन का जो रेट है, चाहे वो इंस्टेंटेनियस हो चाहे वो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कुछ 5-6 फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं। बेसिकली 2 मेन फैक्टर्स हैं, एक आपका टेम्परेचर, एक आपका कंसंट्रेशन, बट हम डिटेल में सारे फैक्टर्स पढ़ेंगे। तीसरा, आज अगर लेक्चर हमारा लंबा ना हुआ तो हम स्टार्ट करेंगे या फिर हम आज पढ़ने वाले हैं, हम आज देखने वाले हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस तरीके से कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगी, और उस पर्टिकुलर सिनेरियो में हम पढ़ेंगे रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक आएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का। तो आई होप कि यहाँ तक आज हम कंप्लीट कर पाएँ और कोई टेक्निकल इशू ना आए कल की तरह। अदरवाइज कल हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रिकॉर्ड कर लिया था, बट उसमें ना वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, वॉइस का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, इसलिए उसको हमें कट करना पड़ा और फिर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन आज आपको करा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि कल हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी थी विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन हो सकती हैं, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन होती है ऐसी रिएक्शन जिसको होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इन्फिनिट टाइम लगता है, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक भैया, आयरन की कल हमने क्या किया था, आयरन नील ली थी, उसको हमने फेंक दिया था और हम उसको देख रहे हैं भाई 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 8 महीने बाद उसमें जंग लग गई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए मैं इस रिएक्शन की रेट को मेजर नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो रिएक्शन की रेट जो होगी वो बहुत 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 स्लो आएगी, तो हमें उसका काम, हम उससे कोई काम नहीं कर सकते, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, हमने एक टाइप की रिएक्शन देखी थी जिसको हम कहते हैं फास्ट रिएक्शन या फिर वेरी फास्ट रिएक्शन, जो कि हमारी आयनिक रिएक्शंस थी। याद करें, आयनिक रिएक्शंस। ठीक है, आयनिक रिएक्शंस हमारी कैसी थी, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन थी। बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन कैसी थी भैया, कि इसके अंदर क्योंकि हमारे पास आयंस प्रेजेंट होते हैं। और हाँ, अगर कल किसी को, कल का लेक्चर किसी को याद हो तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि आयनिक रिएक्शंस इतनी फास्ट क्यों होती है, तो उसका आंसर भी हम यहाँ पे देने वाले हैं। सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास है NaCl, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, और एक है मेरे पास AgNO3। मैंने क्या किया, इन दोनों की रिएक्शन करा दी। जब मैं इन दोनों की रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे पता है क्या बनेगा आपका, AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा होगा एक्चुअली में, ये आयनिक रिएक्शन का मतलब या फिर ये जो आयनिक कंपाउंड है इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसके अंदर Na प्लस का आयन पहले से प्रेजेंट होगा। ठीक है, Cl माइनस का आयन पहले से प्रेजेंट होगा, Ag प्लस का आयन पहले से प्रेजेंट होगा, NO3 का आयन पहले से प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या होना है रिएक्शन के दौरान, ये आयंस जो है इन दोनों के बीच में, NaCl का मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही होगी, AgNO3 का मतलब है इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही होगी। आयंस क्या करेंगे, बस रीअरेंज हो जाएंगे। Cl जो है Ag के साथ जुड़ जाएगा, या फिर Cl जो है वो Ag के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस्टेब्लिश कर लेगा, और क्या बन जाएगा मेरा AgCl, जो कि एक प्रेसिपिटेट है, नीचे की साइड बैठ जाएगा। ठीक, ऑन दी अदर हैंड जो आपका Na है वो NO3 के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बना लेगा, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो जाएगी इन दोनों के बीच और एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा हमारा, NaNO3 बन जाएगा और AgCl बन जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड टूट नहीं रहा, एक्चुअली में आयनिक बॉन्ड ऐसा कोई बॉन्ड तो होता नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है भाई। 2 आयंस है, वो दोनों क्या आपस में अट्रैक्शन चल रहा है, और वो हमने उसको नाम दे दिया आयनिक बॉन्ड का। ठीक, तो क्या हुआ यहाँ पे, एक्चुअल में कोई बॉन्ड टूटा नहीं, कोई नया बॉन्ड बना नहीं, बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी, वो इस आयन से इस आयन पे चली गई है बस। दैट्स वाई ये जो रिएक्शन होती है ये वेरी फास्ट होती है, बहुत तेज होती है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ये रिएक्शन इतनी तेज होती है कि यहाँ पे जैसे ही मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने जाऊंगा, ठीक, मान लो मैंने 1 मोल ले लिया NaCl का, 1 मोल ले लिया NaNO3 का। ठीक है, मैंने जैसे ही मिक्स किया तो कुछ सेकंड्स के टाइम में, लाइक 1 सेकंड, विद इन ब्लिंक ऑफ माई आई AgCl फॉर्म हो जाएगा। मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर
निकाल ही नहीं पाऊंगा, मेजरेबल्स तो निकाल ही नहीं पाऊंगा ना, डेल्टा टी, या फिर मैं कह सकता हूं जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl है वो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा, इतनी तेज रिएक्शन हो गई है। दैट्स वाई मैं इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइन नहीं करता हूं। ठीक, ये हमने पढ़ा था। तो भैया रेट हम किस किस रिएक्शन का डिसाइड करते हैं? तो रेट हम डिटरमाइन करते हैं मॉडरेटली फास्ट रिएक्शन का, ऐसी रिएक्शन जो कि आयनिक रिएक्शन ना हो के मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, जहां पे बॉन्ड टूट रहा हो, जहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा हो। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था कल, N2+3H2 gives NH3। ठीक, यहां पे क्या हो रहा होगा भैया, यहाँ पे आपका N2 था, इन दोनों के बीच में बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड टूटेगा पहले, फिर ये HH इन दोनों के बीच में बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड पहले टूटेगा, उसके बाद ये नया बॉन्ड फॉर्म होगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में। तो इस रिएक्शन में आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये रिएक्शन विद इन ब्लिंक ऑफ आई नहीं होगी। इसके अंदर हम मेजर कर सकते हैं टाइम के साथ कि N2 की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हुई, टाइम के साथ NH3 कितना बना, ये हम देख सकते हैं, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसलिए हम ऐसी रिएक्शन का ही रेट निकालते हैं। तो ये हमने पढ़ा था कल। उसके बाद हमने पढ़ा था कि हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मैं एक बार रिकैप कर रहा हूँ बस फटाफट से। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भैया? मान लें कि मेरे पास एक रिएक्शन है 2A + 3B gives C, ठीक है जी। तो अगर मेरे पास एक ये रिएक्शन दे रखी है और मैंने आपसे कहा भैया बताइए इस रिएक्शन का रेट क्या होगा या फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट आप दो तरीके के निकाल सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया आपको, एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस। ठीक, तो एवरेज तो बिल्कुल ऐसा मानो फिजिक्स की तरह, लाइक होता क्या है कि आप एक कार से ट्रैवल कर रहे हो, मान लीजिए ये आपकी प्यारी सी कार है। भैया ये कार नहीं है तो बेकार है। अरे नहीं भाई, बहुत बढ़िया लग रही है, देखो ये लाल बत्ती वाली गाड़ी बना दी मैंने, एम्बेसडर, ठीक है। और ये आप ट्रैवल कर रहे हो, ये आप नन्हे मुन्ने से, ठीक। अब आप इस कार में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। आपने इस कार से मान लेते हैं 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, और ये 200 मीटर का डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया इन टाइम 10 सेकेंड, ठीक है। आपने 10 सेकंड में 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप स्पीड कैसे निकालते थे भैया? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस कितना भैया? 200, टाइम कितना लगा भैया? 10, कट गया, क्या आ गया आपका? 20 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है? ये तो आपकी स्पीड निकल के आई। स्पीड कैसी थी? ये एवरेज स्पीड थी। मुझे तो नहीं पता ना कि भाई मैं 10वें सेकंड पे, या फिर मैंने जब स्टार्ट करी थी गाड़ी, जब मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा था तो क्या मैं 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहुंच गया था? नहीं ना, तब तो 0 से स्टार्ट करी होगी ना। तो तीसरे सेकंड में मेरी स्पीड हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड रही हो, फिर चौथे सेकंड में हो सकता है मेरी स्पीड बढ़ के 15 मीटर पर सेकंड हो गई हो। तो एवरेज रेट ऑफ ये जो मैंने निकाला है ये एक एवरेज स्पीड है, राइट। सिमिलरली मैं पूरी रिएक्शन को अगर ऑब्जर्व करूंगा तो पूरी रिएक्शन के अंदर नेट चेंज ऑफ रिएक्टेंट कितना हुआ है और नेट टाइम कितना लगा है, अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगी। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका क्या था? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जब हमने निकालने का तरीका देखा तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन जब मैं बात करता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए। तो मैंने क्या देखा, ये रिएक्टेंट है, ये टाइम के साथ कम होगा, तो इसके लिए डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए। भाई ए की कंसंट्रेशन में कितना चेंज होगा? डेल्टा ए की कंसंट्रेशन, ये बड़ा ब्रैकेट आपका कंसंट्रेशन नोट कर रहा, डिवाइड बाय डेल्टा टी। भाई कितने टाइम में ये कंसंट्रेशन चेंज हुई होगी? अब क्योंकि ये 2 मोल्स हैं यहाँ पे इस रिएक्शन के अंदर और मैं रेट ऑफ रिएक्शन 1 मोल के लिए निकालता हूँ, तो क्या करता था भैया, मैं 1/2 से 1/2 कर देता था इसका, राइट। अब क्योंकि ये रिएक्टेंट है, आपको पता है रिएक्टेंट जो है वो टाइम के साथ कम होगा, और अगर रिएक्टेंट टाइम के साथ कम हो रहा है तो क्या होगा भैया, जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये कम आएगी और जो इनिशियल है वो ज़्यादा रही होगी। तो जब मैं डेल्टा ए निकालूंगा तो डेल्टा ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी नेगेटिव, और रेट का भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। दैट्स वाई मैं यहाँ पे एक नेगेटिव का साइन भी लगाता था। और ये किसके बराबर था भैया? 3 वाले के, 1/3, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस 1/3 बी की डेल्टा बी की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय डेल्टा टी। ये किसके बराबर आता था भैया? 1/1 डेल्टा सी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये था हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। ये हमारा था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एक काम करते हैं हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का, ठीक है। तो पहले मैं रिएक्टेंट के हिसाब से देख लूं भाई क्या हुआ होगा हमारे पास। ये एक ग्राफ बना रहा हूं मैं बहुत ही अच्छा सा,
गड़बड़ हो जाए तो उसके लिए आप देख लेना क्या कर सकते हैं, नहीं होगी गड़बड़ वैसे, ठीक है। तो ये हमारा टाइम है और ये दोनों रिएक्टेंट है। मैं एक काम करता हूँ, मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ऐसे डिनोट कर लेता हूँ, ठीक। तो टाइम के साथ क्या हो रहा होगा मेरे भाई, टाइम के साथ रिएक्टेंट आपका कम हो रहा होगा, ठीक है। तो टाइम के साथ क्या हो रहा, टाइम के साथ ये रिएक्टेंट इस तरीके से आपका कम हो रहा होगा और मैंने ये ग्राफ बना दिया, ठीक। अब प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा होगा, ये प्रोडक्ट है ना आपका, तो प्रोडक्ट टाइम के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये रहा आपका प्रोडक्ट, ये मैंने प्रोडक्ट ले लिया वाई एक्सिस पे, ये आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है और यहाँ पे मैंने लिया है टाइम, ठीक। तो टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। तो ये मैंने इस तरीके से ले लिया है टाइम वर्सेस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का ग्राफ और टाइम वर्सेस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का ग्राफ, ठीक। अब इस ग्राफ से मुझे क्या देखने को मिल रहा कि भाई रिएक्शन जो है, जब रिएक्शन धीरे धीरे प्रोसीड करेगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज करेगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करेगी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये पूरी रिएक्शन हो गई है, यहां पे रिएक्शन खत्म हो गई है, यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया है, यहां पे रेट जो है प्रोडक्ट का, सॉरी रिएक्टेंट का क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। कांस्टेंट हो गया मतलब अब ना ही रेट बढ़ रहा ना ही रेट घट रहा, इसका मतलब रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये इस पॉइंट पे हमारी रिएक्शन हुई कंप्लीट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं भैया बताओ, जब ये रिएक्शन अपने इस सेकंड पे थी, मान लेते हैं ये आपका टाइम था ना, यहाँ पे टाइम, प्यारा सा टाइम सेकंड्स में होगा, मैंने आपसे पूछा बताओ इस पॉइंट पे ये जो रिएक्शन है इसकी रेट क्या रही होगी। तो इस पॉइंट पे जब मैं रिएक्शन की रेट निकालने जा रहा हूं तो इस पॉइंट पे जो रेट निकलेगा मेरा रिएक्शन का वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो मेरी रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आप सबको ये बात समझ में आ रही हो। तो कैसे निकाले भैया, एक काम करें, यहाँ पे इस पॉइंट के लिए अगर मेरे को निकालना है तो यहाँ पहले मैं यहाँ पे एक टेंजेंट डाल दूँ, ठीक। तो यहाँ पहले मैं एक टेंजेंट डाल देता हूँ, ये मैंने एक टेंजेंट डाल दी, ठीक। अब ये टेंजेंट जो है ये एंगल बनाएगा कुछ इससे, राइट। हम एंगल लेंगे ये वाला एंगल, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, ये वाला एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये वाला एंगल लेंगे हम, एंगल थीटा, ठीक ठीक। तो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकाल लूं तो इस ग्राफ के स्लोप से मुझे क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। देखो कैसे, तो ग्राफ का स्लोप कैसे निकालेंगे भैया, इस वाले ग्राफ का स्लोप क्या होगा, बोलो, स्लोप होगा आपका tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स, मैथ्स है सिंपल, dy बाई डी एक्स। तो y एक्सिस पे क्या है आपका कंसंट्रेशन ऑफ r, तो dr बाय x पे क्या है आपका t, dt। अब ध्यान दीजिएगा अगेन, क्योंकि ये आपका स्लोप कैसा है, आपका नेगेटिव दिखाई दे रहा है, स्लोप देख नीचे की साइड जा रहा, तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, नेगेटिव का साइन लगा देंगे। या फिर आप इसको इस तरीके से मान सकते हो कि dr क्या है, एक बहुत छोटा चेंज है, और चेंज इन रिएक्टेंट, जब भी मैं रिएक्टेंट के अंदर चेंज करूंगा, किसी भी रिएक्शन के अंदर जो चेंज इन रिएक्टेंट है वो हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि जो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है कंपेयर टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी। मतलब रिएक्टेंट फाइनली कम बचेगा ना भाई, इनिशियली ज्यादा रहा होगा, तो जब मैं माइनस करूँ तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो। तो ये आया हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, बट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स। तो क्या यही रिएक्टेंट के लिए मैं क्या यही चीज़ मैं प्रोडक्ट के लिए निकाल सकता हूँ भाई। ये ग्राफ मेरा क्या शो कर रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक। तो ये भी, ये एक टाइम बाद मैंने कहा आपसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये हो गई आपकी कांस्टेंट, मतलब रिएक्शन आ गई इक्विलिब्रियम में, या फिर रिएक्शन हो गई आपकी 100% कंप्लीट। तो अब क्या रहा होगा भैया, अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक काम करते हैं यहाँ पे देते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कितनी रही होगी, कैसे बताओगे। यहाँ पे अगेन एक टेंजेंट डाल दो इस तरीके से, और उसके बाद ये एंगल आपका निकल के आ जाएगा, कोई भी एंगल थीटा, ठीक। तो अब इस पूरे टेंजेंट का, ये जो टेंजेंट यहाँ पे मैंने डाली है, अगर मैं यहाँ का स्लोप निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा आपका, बोलो, स्लोप, SLOP, स्लोप इज क्या हो जाएगा, बोलो, tan थीटा। और tan थीटा क्या होता है, बोलो, dy बाई डी एक्स, dy मतलब dp, dp की कंसंट्रेशन अपॉन में dy बाई dx, dx पे क्या है, x एक्सिस पे आपका t, नेगेटिव का साइन, नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा, नेगेटिव का साइन नहीं होगा, सॉरी, आई एम सॉरी, ये प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट आपका क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू dp बाई dt। तो ये होगा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए
हाँ, हम फटाफट से इसको आप लिख लीजिए, इसको आप उतार लीजिए। हाँ, जब भी आप लेक्चर देखने बैठें, अगर आप देख रहे हैं तमीज़ से, तो आप हमेशा एक पेन और कॉपी अपने साथ लेके बैठेंगे और नोट्स अपने साथ के साथ बनाएंगे, ठीक है। अदरवाइज कुछ दिनों बाद, अभी टाइम लगेगा, बट हम अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले हैं, वेबसाइट वगैरह, उस पर आपको नोट्स मिल जाया करेंगे। बट स्टिल आई विल रिकमेंड कि आप अपने नोट्स खुद बनाएं। इससे क्या होता है, याद रहता है भाई, आपके ना सबकॉन्शियस में पहुंच जाता है जो भी आप लिखते हैं। जब भी आप चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर ना लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेट होने लगती चीज़ें, और एग्जाम के टाइम पे आपको याद आना चाहिए कि आपने पढ़ा क्या था, ठीक। तो फटाफट से नोट करेंगे, ठीक है। तब तक मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, तो फटाफट से नोट कर लें। कर लिया? अरे कर लिया तो आई होप आप सबने लिख लिया होगा। एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। ये रिएक्शन, ये रेट, इस क्वेश्चन में हम रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे, ध्यान देने वाली बात क्या है, हमारे पास N2 और H2, इन दोनों, मतलब एक रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। हमें एक ग्राफ दे रखा है, जो ग्राफ मेरे को बता रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ H2 टाइम के साथ किस तरीके से चेंज होगा, ठीक। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले मेरे को अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो मैं अगर मैं स्लोप पता कर लूं तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगी। पहले स्लोप निकालते हैं। देखो भैया, स्लोप कैसे निकालेंगे, ये प्योर मैथमेटिक्स है, यहाँ पे केमिस्ट्री का यूज नहीं है इतना। देखो, स्लोप होगी आपकी y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, ठीक। तो y2 - y1 क्या करूं भैया, y2 कितना है आपका 4 माइनस y1 कितना है बोलो 8 डिवाइड बाय x2 - x1, x2 इज 4, x1 इज 2। तो क्या आएगा आपका, देखो 4 में से 8 अगर 4 में 2 में से 2, तो 2 1 2, 2 2 4। तो स्लोप कितनी निकल के आए भैया आपकी बोलो, स्लोप माइनस का होगा ये, सॉरी, स्लोप इज इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है जी, ठीक है जी। क्या ये बात आपको समझ में आती है? अच्छा मुझे बताओ, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल देते हैं हम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल देते हैं हम? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर मेरे को इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए निकालना है तो कैसे लिखूंगा बोलो, dN2 की कंसंट्रेशन अपॉन में dt, यहाँ माइनस का साइन, इज इक्वल्स टू 1/3 H2 की कंसंट्रेशन, चेंज इन H2 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt, दैट इज इक्वल्स टू, मैं नेगेटिव साइन ऑफ कोर्स, डिवाइडेड बाय 1/2 NH3 की कंसंट्रेशन dNH3, चेंज इन NH3 की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय dt। अरे यही तो होगा, ठीक। अब देखिए, ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का एक तरीका मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी क्या बताया आपको, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलो, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है आपका dy/dx। तो ये dy/dx ही तो है मेरे भाई। ये चीज़ देखो, ये वाली चीज़, खाली ये चीज़ देख लो आप, ये क्या है आपका dy/dx, और dy/dx क्या होता है आपका स्लोप। तो मैंने स्लोप तो निकाल लिया। अगर मैं इस स्लोप की मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 से कर दूं तो क्या मेरा रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा? अरे बोल हाँ यार, ठीक, तो कर दो भाई। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, ये लिख सकता हूं क्या मैं, माइनस का 1/3 और dH2 की कंसंट्रेशन अपॉन dt, ये वाली टर्म क्या है हमारी बोलो, स्लोप ही तो है। तो इसकी जगह स्लोप की वैल्यू पुट कर दो, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी माइनस का 1/3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2, दैट विल बी इक्वल्स टू प्लस का 2/3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई? तो ये हमने निकाल लिया रेट ऑफ रिएक्शन, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट। अब क्या करना है मेरे को, अब वो बोल रहा है बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 निकालें। चलो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे निकालते हैं भैया, दो चीजें थी, एक था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा लिखना था इसे, लिख लिया करो भैया। खैर ये तो ऑनलाइन है, यहाँ पे तो आपको टाइम लगेगा नहीं, वीडियो पॉज करेंगे और फटाफट से लिख लेंगे। भैया आप तो बेकार ही टेंशन लेते हो, चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, हमें क्या निकालना है भैया, सेकंड पॉइंट या फिर सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। तो भैया N2 की रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगी, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालने का तरीका क्या था, हम बस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ सेम रहता है, राइट। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, dNH3 अपॉन में dt, यही तो होगा, सॉरी N2 होगा ना यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, NH3 क्यों लिख दिया मैंने, N2, ठीक है जी भाई। अगर मेरे को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 निकालना तो भाई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाय टाइम। अच्छा, तो ये dN2 अपॉन dt
ये किसके बराबर दिख रहा है आपको? अगर मैं यहाँ से देखूँ तो dN2/dt ये किसके बराबर है आपका? माइनस का 1/3 dH2/dt के। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन है वही क्या है? मेरा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। अब आपको पता है कि माइनस का साइन लगा तो हम इसको किस में लेते हैं? मॉड में लेते हैं। मॉड में लेते हैं ताकि आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस कैसा आ जाए? पॉजिटिव आ जाए। ठीक, तो ये भी क्या जाएगा आपका? बोलो 2/3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फटाफट से नोट करें। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपका एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, और वो कि बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। तो हम अब उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि आपको दे रखा है एक ग्राफ, आपके पास एक इक्वेशन है 2p + 3q गिव्स r। ठीक, आपको ग्राफ में बता रखा है कि q की कंसंट्रेशन जो है वो होगी कुछ। ठीक, और ये आपका टाइम के साथ इन्होंने ग्राफ बना के दे रखा है। ठीक, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका होता है, अगर ग्राफ दे रखा है आपको, सिंपल सी बात है, तो इसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप इज इक्वल्स टू क्या होगा? बोलिए tan थीटा, राइट। और tan थीटा विल बी dy/dx। dy मतलब dq की कंसंट्रेशन अपॉन में dt। अब देखो Q क्या है आपका? 1/3। Q जो होगा आपका, ये रिएक्शन के अकॉर्डिंग Q जो है यहाँ पे 3 मोल्स के लिए डिफाइन है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? 1/3 और ये नेगेटिव। मतलब ये जो आपका है ये वाला पार्ट, ये आपका अगेन क्या है? बोलो स्लोप है। तो अगर मैं स्लोप निकाल लूँ और स्लोप को 1/3 से डिवाइड कर दूँ तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होगा? स्लोप निकालने का तरीका भैया सिंपल है भाई, tan थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है। थीटा यहाँ से आप थीटा निकाल लेंगे, tan थीटा की वैल्यू दे रखी होगी आपको, निकाल लो। देखो थीटा आप ये वाला नहीं लोगे क्योंकि ये नेगेटिव एंगल बना रहा, इस तरीके से नेगेटिव एंगल होता है। ठीक है जी, ये वाला आप थीटा लेंगे तो भाई ये 180 डिग्री का लीनियर पेयर, तो 180 में से 45 135 डिग्री, तो ये कितना हो गया आपका? 135 डिग्री। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका? बोलो 135 डिग्री, राइट। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया आपका? बोलो 135। या फिर मैं कह सकता हूं आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है tan 135 की वैल्यू, tan 135 डिग्री। ठीक है, तो tan 135 कैसे निकालेंगे भैया? tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस 45 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस का 1। सिंपल मैथ्स की आइडेंटिटी है। तो हमारा एंगल, सॉरी एंगल कह रहा हूं मैं अगेन, हमारा जो स्लोप है, स्लोप क्या निकल के आया भैया? स्लोप निकल के आया माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? इस स्लोप की मल्टीप्लाई करनी है किससे? माइनस का 1/3 से। मतलब इस ये एक इक्वेशन है, इसके अंदर अगर मैं स्लोप की वैल्यू डाल दूं तो स्लोप कितना है आपका? माइनस का 1। तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 1/3 कितना आ जाएगा? तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरीके से ऐसे इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के। अब हम आगे बात करने वाले हैं फैक्टर्स की, जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और किस तरीके से डिपेंड करता है। आई होप आप सबने लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो देखो अगर मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं तो किसी भी रिएक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेट को आपका, जो कि किसी भी रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं, जो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं वो आपकी स्लो होती हैं। ठीक, क्यों फास्ट है, क्यों स्लो है भैया? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, भाई वहाँ पे अगर मैंने आयनिक रिएक्शन ली तो आयनिक रिएक्टेंट्स होंगे, आयनिक रिएक्टेंट्स फटाफट से रिएक्ट कर जाएंगे, रीअरेंज होना होता है उनको खाली। लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड ना रखा है हमारे रिएक्टेंट्स ने, फिर क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन आपकी कम या ज़्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स देखो हमें पढ़ने तो है बेसिकली 2 फैक्टर्स इन डिटेल। एक फैक्टर है आपका कंसंट्रेशन का, जिसके लिए हम रेट लॉ वगैरह पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। दूसरा फैक्टर है हमारा टेम्परेचर का, जिसके लिए हम आर्हेनियस इक्वेशन पढ़ेंगे, जो कि ऑफ कोर्स अभी आएगा तो प्रॉपर डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल हमें क्या देखना है? फिलहाल हमें देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। हम सारे फैक्टर्स की बात करेंगे, हम सिर्फ 2 फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला मैंने जैसा कि आपको बताया नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, फर्स्ट विल बी नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स, है ना जी, रिएक्टेंट्स। तो भैया कोवेलेंट रिएक्शन जो होगा, देखो ध्यान से, कोवेलेंट रिएक्टेंट्स
क्या करेंगे, स्लो रिएक्शन करेंगे, है ना, स्लो रिएक्शन होगी इनकी एज ए कंपेयर टू आयनिक रिएक्टेंट, है ना, आयनिक रिएक्टेंट। इनकी रिएक्शन कैसी होगी बोलो, वेरी फास्ट होगी, अभी बताया था ना आप लोगों को, ठीक। दूसरा, अच्छा अगर मैं नेचर ऑफ रिएक्शन की ही बात कर रहा हूँ, नेचर, ओ सॉरी रिएक्शन लिख देगा, नहीं रिएक्टेंट्स, तो अगर मैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट की ही बात कर रहा हूँ तो क्या सिर्फ आयनिक रिएक्टेंट और सिर्फ कोवेलेंट रिएक्टेंट की बात कर सकता हूँ मैं? नहीं, हम होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्टेंट की भी बात कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, एक है आपका लिक्विड और एक है आपका सॉलिड फॉर्म में, ठीक। मेरा एक रिएक्टेंट लिक्विड फॉर्म में है, एक रिएक्टेंट आपका सॉलिड फॉर्म में है, या फिर एक रिएक्टेंट मेरा सॉलिड फॉर्म में है और एक रिएक्टेंट मेरा गैसियस फॉर्म में है, और एक रिएक्टेंट मैंने आपसे कहा लिक्विड प्लस लिक्विड या फिर गैस प्लस गैस। तो ध्यान दीजिए, जब भी मैं ऐसे रिएक्टेंट की बात कर रहा हूं, जब यहां पे मैंने क्या किया, फेज चेंज कर दिया, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो सॉलिड है इसके पार्टिकल्स बहुत चिपके चिपके से होते हैं, इस तरीके से होते हैं, चिपके चिपके से, ज़्यादा गैप नहीं होता। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर होते हैं इस तरीके से, राइट। तो हाँ, ये रिएक्शन हो तो जाएगी, बट इस रिएक्शन की रेट, इस वाली रिएक्शन की रेट और इस वाली रिएक्शन की रेट से क्या होगी, कम होगी। पूछो क्यों? क्योंकि जब गैस की मैं बात करूं तो गैस क्या है भाई, गैस के अंदर रैंडम मोशन होता है, आपने पढ़ा होगा वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं एंड ऑल। तो गैस के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से होंगे, ध्यान दीजिए, गैस के मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन कर रहे होंगे, इधर से उधर घूम रहे होंगे। ये रही एक गैस, ये रही दूसरी गैस, इस तरीके से फटाफट से रिएक्ट कर जाएंगे लोग, है ना। रैंडम मोशन हो रहा है भाई, फटाफट से लड़ जाएंगे, एक दूसरे भिड़ जाएंगे तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। कोलिजन थ्योरी कहते हैं इसको, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी पढ़ेंगे इसको हम बाद में। बट फिलहाल देखो, यहाँ पे रैंडम मोशन ज़्यादा है, गैस के मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो फटाफट से क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। अगर ये फटाफट से रिएक्ट कर गए तो जितने भी होमोजीनियस रिएक्टेंट्स होंगे, मतलब गैस और गैस, इनकी रिएक्शन क्या होगी बोलो, फास्ट होगी। लेकिन जो हेट्रोजीनियस आ गए, जैसे ये सॉलिड है और ये गैस है, इनकी रिएक्शन कैसे होगी बोलो, स्लो होगी। अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट ही तो है, नेचर आप अगर आपके रिएक्टेंट सॉलिड और लिक्विड हुए, बेसिकली जो आपके रिएक्शन है, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स का फेज कि वो किस फेज में है, सॉलिड फेज में है, लिक्विड फेज में है, गैसेस फेज में है, उस पर आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक। तो ये है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर क्या हम और भी कोई बात कर सकते हैं क्या? तो ध्यान दो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर मैं एक बात और कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? देखो, इसको मिटाएं, थक गया भाई, चलो जी। तो नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर भैया हम एक और बात करने वाले हैं। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मेरे अंदर किसकी आत्मा आ जाती है अचानक से और मैं ऐसी बात करने लगता हूँ। खैर कोई बात नहीं। देखिए, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अंदर मैं बात कर सकता हूँ कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है, मान लेते हैं एक ऐसा रिएक्टेंट है जो कि डीकम्पोज हो रहा, राइट। इसके अंदर बहुत प्यारा एग्जांपल हमारा होता है CH3COOH का, ठीक, CH3COOH का, या फिर कोई भी एक ऐसा एसिड वगैरह है, फिर व्हाटएवर, ठीक। एक है आपका CH3COOH, ठीक है जी, ये एक एसिड है, ठीक है। HCl ये भी एक एसिड है, राइट। आपको पता है ये वाला एसिड कैसा है, आपका वीक एसिड है, और ये वाला एसिड कैसा है, आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक। तो अगर मैंने इन दोनों को ही पानी में डाला तो क्या होगा, CH3COOH जो है आपका, CH3COOH ये वीक है तो ये टूटेगा, लेकिन रिवर्सिबल तरीके से टूटेगा। क्या होगा, CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है जी, मिल गया आपको H प्लस। अब क्या हो रहा, क्योंकि ये वाला स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या करेगा, 100% टूट जाएगा, 100% डिसोसिएट कर जाएगा H प्लस और Cl माइनस में, और ये 100% डिसोसिएट नहीं कर पाएगा। मतलब अगर मैं इसको 100% डिसोसिएट करवाना चाहता हूँ, इस पूरी रिएक्शन को कंप्लीट करवाना चाहता हूँ, तो मुझे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में ज़्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक। तो ये आपका नेचर। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और याद आ रही है मेरे को, यहाँ से मैं आपको ये भी कह सकता हूँ ना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करेगा। देखिए कैसे करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन विल ऑल्सो डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन। देखो कैसे, मान लेते हैं मेरे पास दो एसिड है, ठीक, ये भी मैं दोनों एसिड वीक ले लेता हूँ, ठीक। मान लेते हैं मेरे पास दो वीक एसिड है, एक है आपका CH3COOH, ठीक,
एक मैं लेता हूँ HCOOH, ठीक है, दोनों ही वीक एसिड है। अगर ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा बोल, CH3COO माइनस, ये क्या बनाएगा आपका HCOO माइनस प्लस H प्लस प्लस H प्लस। अब ध्यान दो, अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद हो तो आपको पता है ये CH3 वाला ग्रुप है ना, CH3 वाला ग्रुप, ये कैसा इफेक्ट शो करता है बोलो, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब ये क्या करेगा, इधर यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसको और नेगेटिव चार्ज, ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है भाई, ठीक है, कहेगा भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है तुम ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, नहीं लेना चाहेगा, उसको तो पहले से नेगेटिव चार्ज है, वो तो चाहेगा भाई मेरा ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस तरीके से कम हो जाए। लेकिन इस CH3 की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जब अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं HCOO माइनस की बात करूँ तो यहाँ पे CH3 ग्रुप तो है नहीं, कोई ऐसा ग्रुप तो है नहीं जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे। दैट्स वाई अगर मैं इसको और इसको, इन दोनों रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये वाला जो आपका ये वाला जो आपका प्रोडक्ट होगा ये कैसा होगा, स्टेबल होगा एज कंपेयर टू दिस वन, इसके अकॉर्डिंग। तो अगर प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है, अगर आपका प्रोडक्ट स्टेबल है मतलब रिएक्शन इधर होना चाहेगी, रिएक्शन इधर आराम से चली जाएगी, मतलब ये वाली रिएक्शन, इस वाली रिएक्शन की स्पीड इधर की साइड तेज होगी एज कंपेयर टू ऊपर वाली, ठीक। तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इस पे भी डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड करेगा जी, और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, देखें। अरे बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक है भैया, बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, बहुत ही प्यारा। चले मैं थक गया हूँ, खैर आइए मिटाते हैं इसे। तो हमारा अगला फैक्टर जो है वो है, दो फैक्टर देख लेना, मैं थर्ड देखना चाहिए। अब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस एरिया पे तो डिपेंड करेगा ना, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है जी। सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करेगा, ध्यान दें। मान लो, अच्छा एक काम करो, गर्मी का टाइम हो रहा है, देखो पसीना आ रहा है मेरे को, तुम बनाओ शरबत, मैं पीने नहीं आ रहा हूँ, तुम ही पी लेना, बट तुम बनाओ शरबत। लेकिन शरबत बनाने के लिए मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। ये रहा आपका पानी का गिलास, ठीक। आपके पास दो तरह की चीनी है, ठीक। एक है ये बड़ा बड़ा वाला चीनी का गोला, ये ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। और एक है आपके पास, दूसरी साइड आपके पास मैंने रखी है चम्मच में बिल्कुल पाउडर वाली चीनी, मतलब बिल्कुल पाउडर वाली चीनी, बारीक चीनी, बिल्कुल बारीक चीनी, ये भी चीनी है, ठीक है। दोनों का अमाउंट सेम है, ठीक है। अगर आप एक चम्मच में एक ग्लास में 10 ग्राम चीनी पीते हैं, 10 ग्राम ही दे रहा हूँ मैं, 10 ग्राम या 10 ग्राम। आप बताओ आप अपने ग्लास के अंदर कौन सी चीनी घोलना पसंद करोगे, ये वाली या ये वाली? भैया मैं तो ये वाली पसंद करेगा, बहुत बड़ा बड़ा है। अरे बड़ा बड़ा नहीं है भाई, बड़ा बड़ा है मतलब वेट तो उतना ही है ना, है तो 10 ग्राम ही ना। तो क्या करोगे भैया, आप ये वाली चीनी डालोगे, ये वाली डालोगे? ऑफकोर्स ये वाली डालोगे। क्यों? क्योंकि ये वाली चीनी आपके हिसाब से जल्दी घुल जानी चाहिए। जल्दी कैसे घुल जाएगी, जल्दी क्यों घुल जाएगी? जल्दी इसीलिए घुल जाएगी भाई क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस एरिया है, जो चीनी के पार्टिकल्स होगा, सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा होगा। बहुत ज़्यादा कैसे होगा, देख जब मैं इस वाली चीनी को इसके अंदर घोलने का प्रयास करूँगा तो क्या होगा, ये क्या होगा, पानी के साथ रिएक्ट करना चाहेगी। रिएक्ट मतलब अभी हम डिजोल्यूशन जो होता है ना उसको भी मानते हैं कि रिएक्शन हो रही है, ठीक। तो क्या होगा, जो इसके पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे चीनी के, यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे, सिर्फ यही रिएक्ट कर पाएंगे, या फिर कह सकता हूँ मैं सिर्फ यही घुल पाएंगे। जो अंदर के पार्टिकल्स हैं ये वाले ऐसे रह जाएंगे ना। समझ आ रही है बात? तो पहले ऊपर वाले पार्टिकल्स घुलेंगे, फिर इसके नीचे वाले पार्टिकल्स घुलेंगे, फिर इसके नीचे वाले, फिर इसके नीचे वाले, ऐसे करके घुलता जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूँ, ऐसे बहुत सारे, तो अब ये एक टुकड़ा जो है ये अपने आप में बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स से चिपक के और उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए क्या होगा, अगर मैं सरफेस एरिया बढ़ा दूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैं कह सकता हूं ना कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। मोर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए और किस पे डिपेंड कर सकता है भाई, और किस पे डिपेंड कर सकता है? तो और आपका डिपेंड कर सकता है भैया इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये कैसे हुआ?
अभी देखिए, देखो शायद ये 4th पॉइंट था, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है, ये है आपका H2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट प्रोड्यूस 2HCl। ठीक है जी, अब ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इस लाइट एनर्जी की मदद से जो H2 और Cl2 है, इन दोनों के बीच का कोवलेंट बॉन्ड टूटता है। तो इन दोनों के बीच का अगर कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा भाई, इन दोनों का कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो टूटेगा तभी तो ये आपस में HCl के अंदर बॉन्ड बना पाएंगे, तभी तो H और Cl के बीच में बॉन्ड बनेगा। अगर यही बॉन्ड नहीं तोड़ पाओगे तो ये वाला बॉन्ड बन सकता है क्या? अरे देख, ये H ये बॉन्ड बना हुआ है इन दोनों के बीच में, ये Cl इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। तो पहले हमें इसको तोड़ना पड़ेगा, तभी तो ये H और Cl के बीच में बॉन्ड बन पाएगा ना। तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम यूज कर रहे हैं लाइट की एनर्जी का, Hν का। ये लाइट एनर्जी का सिंबल होता है भैया। ठीक, तो अब क्या करना है मेरे को, अगर मैंने इंटेंसिटी, इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्या होगा, पहले मान लेते हैं इस जो लाइट थी उसकी इंटेंसिटी कुछ थी, अब मैंने उसको डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन डबल क्यों होगी, क्योंकि अब ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट आएगी तो वो इस पर्टिकुलर बॉन्ड को जल्दी तोड़ देगी। तो क्या होगा भाई, ये वाला बॉन्ड जल्दी टूटा, ये वाला बॉन्ड जल्दी टूटा, तो ये वाला बॉन्ड जल्दी बन भी जाएगा। दैट्स वाई मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अरे बोल हाँ या ना, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, और किस पे डिपेंड कर सकता है भैया, और किस पे डिपेंड कर सकता है, सोचो। तो ये और किस पे डिपेंड कर सकता है, और कर सकता है आपका कैटलिस्ट पे। ठीक, आपने कैटलिस्ट पढ़ा होगा, कैटलिस्ट के बारे में सुना होगा। हाँ भैया हमने सुना है, बायो में हमने पढ़ा है, एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज करके कैटलिस्ट होता है। हाँ भैया होता तो है। देखो, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कैटलिस्ट होता क्या है। ठीक है, और कैटलिस्ट काम कैसे करता है। ठीक, तो कैटलिस्ट कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस हो सकता है या फिर कोई भी एक ऐसा स्पीशीज हो सकता है जो कि रिएक्शन को एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर दे, जिसकी वजह से आपका रिएक्शन जो है वो कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। ठीक, कैसे? एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन हो रही है A + B गिव्स C। ठीक, अब इस रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए आपको, सपोज ये वाला रिएक्शन मतलब आप, इसमें आपको समझ नहीं आएगा, काम करो ये वाले लो, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक, तो अगर मेरे को ये रिएक्शन करवानी है तो क्या करवाना पड़ेगा, पहले इस N2 का और इस 3H2 का, मतलब ये H2 है, N2 और H2, इन दोनों के बीच का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। इन दोनों के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे चाहिए होगी एनर्जी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों प्रोडक्ट को हीट एनर्जी या फिर कोई भी एनर्जी देना स्टार्ट करूंगा। तो जब ये एनर्जी ले लेंगे तो इनका बॉन्ड टूटेगा और फिर ये वाला NH3 बनाएंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करूँ, देख ध्यान से, तो क्या होगा, ये है मेरा प्रोडक्ट, मान ये है मेरा रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट, इसको मैं एक अमाउंट तक एनर्जी दूंगा। जब ये एक अमाउंट की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा, ये इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, तब ये क्या करेगा, ये प्रोडक्ट बना लेगा। इस तरीके से क्या बना लेगा, आपका प्रोडक्ट बना लेगा। तो मतलब मेरे को इस रिएक्शन को करवाने के लिए इतनी एनर्जी क्या करनी पड़ी, देनी पड़ी। और इस एनर्जी को मैं बोलता हूं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलता हूं मैं इसको भैया, एक्टिवेशन एनर्जी। जब मैं ये एक्टिवेशन एनर्जी दे रहा हूं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर रहा है, रिएक्शन को करवाने में हेल्प कर रहा है। अगर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर मैं कोई ऐसा कैटलिस्ट डाल दूं जो इस रिएक्शन की स्पीड को, भाई कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है, कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को घटा भी सकता है। हमें नेगेटिव कैटलिस्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, नेगेटिव कैटलिस्ट जो स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन घटा दे, तो हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना है। हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट की। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट में क्या करेगा, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। क्या होगा कि पहले आपको इतनी एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ रही थी ना, जब कैटलिस्ट आएगा तो वो रिएक्शन के लिए एक ऑल्टरनेट पाथ बना देगा। और ऑल्टरनेट पाथ बना देगा तो क्या होगा भाई, पहले इस रिएक्टेंट को यहां तक एनर्जी देनी पड़ती थी, अब ये रिएक्टेंट यहां तक एनर्जी लेगा और प्रोडक्ट बना देगा। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आपका एंजाइम काम करता है। तो एंजाइम कह रहा हूं, कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा या घटा सकता है। अच्छा, इसको एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लो ये मेरे पास पहाड़ है ना भैया, ये पहाड़ है हमारे पास, ये हम बना लेते हैं बकरी।
अरे ये हमारी बकरी है, अरे अरे क्या बन गया ये, चलो बकरी नहीं है, मान लेते हैं ये आप खड़े हो, है ना, ये आप खड़े हो, आपको इस पहाड़ के ऊपर से इस साइड आना है, ठीक। तो आप क्या करोगे भैया, आप इस पहाड़ को चढ़ाना चालू करोगे, फिर आप यहाँ से ऐसे 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 आओगे, तब यहाँ आप वहाँ पहुँचोगे, ठीक। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल ज़िंदगी। एक होती है मेंटोस ज़िंदगी। मेंटोस ज़िंदगी में क्या होगा, कैटलिस्ट आ जाएगा। कैटलिस्ट क्या करेगा, एक नया रास्ता बना देगा। तो आपने क्या किया, आपका कोई दोस्त वोस्त था, आपने कहा भैया हमें रोज़ रोज़ ये पहाड़ चढ़ के जाने में बहुत दिक्कत हो रही है, हम तो दशरथ मांझी बन जाएंगे, पहाड़ को तोड़ देंगे। तो उसने कहा भाई पहाड़ मत तोड़, सुरंग बना ले। तो वो क्या करेगा, इस पहाड़ के अंदर से ऐसे सुरंग खोद देगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और अब जो आपको रास्ता पहले इतना कवर करके जाना पड़ रहा था, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो कैटलिस्ट भी यही काम करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन को होने के लिए एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम या ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए अब हम बात कर रहे हैं जो हमारे मेन या फिर हीरो हैं इस पूरे चैप्टर के। सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। देखो सबसे पहला है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, देखो ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन will depend upon, शायद ये 5th पॉइंट है, I don't know, rate of reaction will depend upon concentration of reactants। कैसे करेगा भाई, ध्यान से देख, ध्यान से देख। मान लेते हैं मेरे पास एक रिएक्शन है A + B gives C, ठीक। एक काम करते हैं, हम इसको इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा 11th क्लास में, तो ऑफ कोर्स आपको पता होगा क्या होता है। जैसे जैसे ये रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगी या फिर जैसे जैसे रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा भाई, कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक। अगर ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन कम होने लगेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगी तो क्या होगा, ध्यान दो, जब इसकी रेट और इसका रेट, देखो जैसे जैसे इन दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन कम होने लगी, मतलब इन दोनों की कंसंट्रेशन कम होने लगी, तो क्या होगा, रेट भी कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन जैसे ही गिरेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी गिर जाएगी, फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो जाएगी। अच्छा, क्या इसी तरीके से डिपेंड कर सकता है? नहीं, ये अलग अलग तरीके से डिपेंड कर सकता है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, कोई कोई रिएक्शन ऐसी भी होगी मेरी जहां पे जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इससे रेट ऑफ रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। इसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो बेसिकली अगर मैं मोटा मोटा बात बताऊं तो कंक्लूजन ये है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन के ऊपर बहुत अलग तरीके से डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है, वही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है जो आपके और उसके बीच में है। खैर, तो ये जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे रेट लॉ की, रेट लॉ इक्वेशन की, ठीक। अब एक लास्ट आपका रह जाता है जिसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, वो है आपका टेम्परेचर, ठीक, वो है आपका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की अगर बात करूंगा तो जनरली क्या देखा गया, जनरली ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 2 और 3 टाइम्स। ये देखा गया, भाई जनरली है, हमेशा ऐसा होगा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका भी रिलेशनशिप जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आरहेनियस इक्वेशन में, ARRHENIUS, आरहेनियस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। आरहेनियस इक्वेशन क्या